अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जो आज का लेक्चर है उसकी स्लाइड्स मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है कॉन्सेप्ट्स, मैथडोलॉजीज एंड कोड ऑफ एथिक्स। ये है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। सबसे पहली हमारी स्लाइड है व्हाट इज साइबर एथिक्स।
जी स्टूडेंट्स, साइबर ethics is the study of moral, legal and social issues involving cyber technology. It examines the impact that cyber technology has for our society, legal and moral system. It also evaluates the social policies and laws that have been framed in response to generated response to issues generated by the development and use of cyber technology. तो सवाल उठता है, व्हाट इज साइबर टेक्नोलॉजी? साइबर टेक्नोलॉजी रेफर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस फ्रॉम स्टैंडअलोन कंप्यूटर टू कनेक्टेड or networked computing and communication technologies to the internet itself. Cyber technology include handheld devices such as iPhone, personal computers such as desktop and laptops, mainframe computers and so forth. जिस भी डिवाइस में एक प्रोसेसर लगा हुआ है, एक मेमोरी है और एक फर्मवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है और वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो लोकल हो इंटरनेट हो चाहे वो ग्लोबल इंटरनेट हो, वो साइबर नेटवर्क में आ जाएगा, साइबर सिस्टम बन जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो गाड़ी के अंदर हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन में हो, चाहे घड़ी में हो, चाहे वो स्मार्ट क्लोथिंग हो, वो साइबर टेक्नोलॉजी बन जाएगी। Network devices can be connected directly to the internet. They also can be connected to other devices through one or more privately owned computer networks. Privately owned networks include both local area networks and wide area networks. ये साइबर टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद है जी, वाई द टर्म साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स से पहले हमने कंप्यूटर एथिक्स भी पढ़ा है, और अगर हमने इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट एथिक्स की बात भी कर सकते हो। तो ये साइबर एथिक्स क्या टर्मिनोलॉजी है? Cyber ethics is a more accurate label than computer ethics, which might suggest study of ethical issues limited to computing machines or computing professionals. जो कंप्यूटर एथिक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट कर देता है जी कंप्यूटर जो कि जिसके साथ एक डिस्प्ले लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, उससे रिलेटेड एथिक्स। लेकिन अगर वो कंप्यूटर गाड़ी में है, कीबोर्ड और माउस नहीं लगा, लेकिन वो एंड्रॉयड डिवाइस है और वो आपकी पूरी गाड़ी कंट्रोल कर रही है, या फिर वो आपके मोबाइल फ़ोन में है, या फिर आपकी रिस्ट वॉच में, या फिर आपके कपड़े स्मार्ट हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस उनमें है लेकिन वो पूरा कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस वाले नहीं हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कंप्यूटर एथिक्स को थोड़ा सेपरेट कर दिया गया है साइबर एथिक्स से। साइबर एथिक्स में ये सारी डिवाइसेस आ जाएंगी जो कि फ्यूचर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इट इज़ मोर एक्यूरेट देन इंटरनेट एथिक्स। ये इंटरनेट एथिक्स से भी ज़्यादा एक्यूरेट है, विच इज़ लिमिटेड टू एथिकल इश्यूज अफेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट एथिक्स में सिर्फ और सिर्फ हैकिंग और जो इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं उसको कवर करते हैं। लेकिन जो हमारी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, ज़रूरी नहीं वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड, वो लोकल नेटवर्क में भी हो सकती हैं, तो उनसे रिलेटेड अटैक लोकल नेटवर्क से भी हो सकते, तो उनसे रिलेटेड इश्यूज। जो एथिकल इश्यूज कंप्यूटर, जो साइबर एथिक्स है वो एक ब्रॉड टर्म है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर एथिक्स एंड इंटरनेट एथिक्स। हमारे लेक्चर की आज की आखिरी जो स्लाइड है वो है ये समरी ऑफ 4 फेज ऑफ साइबर एथिक्स। तो ये पेपर का सवाल बन जाएगा, राइट समरी ऑफ 4 फेज ऑफ साइबर एथिक्स। जो साइबर एथिक्स के इसके 4 फेजेस आए थे। टोटल स्लाइड्स जो है हमारी लेक्चर 5 की वो 28 हैं। आज हमने 7 स्लाइड्स कंप्लीट करनी है। अच्छा जी, जो साइबर एथिक्स के 4 फेज हैं वो क्या है? 1950s और 1960s से 60s में जब बिजनेसेस ने डेटा सेंट्रल जगहों पे स्टोर करना शुरू कर दिया, तो उस डेटा की बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने क्रिएट करना शुरू की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कि कंप्यूटर खुद से रीजनिंग कर सके बेस्ड ऑन डेटा। तो जितना ज़्यादा डेटा कंप्यूटर में फीड होगा उतनी ज़्यादा वो रीजनिंग कर सकेगा।
तो जो 1950s और 60s की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी वो प्रिमिटिव थी, वो बहुत बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, लेकिन फिर भी वो रीजनिंग कर सकती थी। फिर इसी तरह डेटाबेस प्राइवेसी और डेटाबेस से रिलेटेड जो, क्योंकि अब डाटा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टोर करी थी, तो उनसे रिलेटेड जो इश्यूज आए वो 1950s और 60s की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। फिर उससे अगला फेज आया 70s और 80s का। अब 70s और 80s के अंदर हमारे पास मिनी कंप्यूटर पीसी इंटरकनेक्टेड विया प्राइवेटली ओन नेटवर्क। जो हमारा 1950s और 60s का दौर था, उस दौर के अंदर जो कंप्यूटर था वो एक अ, आप समझ ले इलीट टूल था जो सिर्फ बिजनेसेस खरीद सकते थे बैच प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन 1970s और 80s के अंदर मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर का दौर आना शुरू हुआ, और उस दौर में इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं था करता, लेकिन लोकल नेटवर्क एग्जिस्ट करते थे। तो उस दौर में क्या मसले आए, वो क्या इश्यूज अराइज हुए, तो इश्यूज ऑफ फेज वन वाले इश्यूज तो थे ही, प्लस कंसर्न्स इन्वॉल्विंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जी किसी एक ने अपनी कंप्यूटर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखे हैं, वो कोई बंदा यूएसबी या फ्लॉपी लगा के कॉपी कर ले, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हो जाना है। या सॉफ्टवेयर पायरेसी, एक बंदे ने सॉफ्टवेयर खरीदा और उसकी एक सीडी की है, लेकिन वो फ्लॉपी पे कॉपीज कर करके और कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर रहा है, तो वो पायरेसी आना शुरू हो गई। कंप्यूटर क्राइम्स होना शुरू हो गए। कंप्यूटर क्राइम यही कि जी आप किसी के सिस्टम को पासवर्ड ब्रेक करके उसका डाटा स्टील कर लो। फिर प्राइवेसी इश्यूज आना, फिर जब आपने पासवर्ड ब्रेक किया तो उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने एक्सप्लॉइट की। एंड द एक्सचेंज ऑफ रिकॉर्ड्स, और एक्सचेंज ऑफ रिकॉर्ड्स आपने उस इंफॉर्मेशन को टैंपर करना शुरू किया। 1970s और 80s में ये इश्यूज राइज होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद 1990s में इंटरनेट आया, तब से लेके अब तक जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए वो था इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट वजूद में आया, और इंटरनेट वजूद में आने के बाद वर्ल्ड वाइड वेब वजूद में आई। तो इसके जो नए इश्यूज आए वो थे कि इश्यूज ऑफ फेज 1 और 2 तो थे ही, जो फेज 1 और फेज 2 के इश्यूज वो इस फेज में भी थे, लेकिन इसके अलावा और क्या ऐड हो गया, कंसर्न्स अबाउट फ्री स्पीच। अब फ्री स्पीच वो कॉन्सेप्ट है कि अगर फिजिकली देखा जाए ना, तो फिजिकली आप कुछ टॉपिक्स पे बात नहीं कर सकते जी। हम कहते हैं जी पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट पे बात नहीं हो सकती, या कोई और टॉपिक पे बात नहीं हो सकती। लेकिन जो इंटरनेट वर्ल्ड है, जो यूट्यूब वर्ल्ड है, या जो और सोशल मीडिया वर्ल्ड है, वहाँ पे फ्री स्पीच एग्जिस्ट करती है। तो ये इश्यूज आना शुरू हो गए कि जी वो फ्री स्पीच जो है वो किस तरह सोसाइटी पे इफेक्ट डालेगी। लोग फिजिकली तो पहले ये बात नहीं थे करते, क्योंकि वहाँ ब्लैक अमेरिकन रहते थे, और ब्लैक अमेरिकन जो है वो उनको इजाजत नहीं थी इकट्ठे होने की। अब इंटरनेट आना शुरू हो गया है, तो अफ्रीकन अमेरिकन इंटरनेट पे भी इकट्ठे होना शुरू हो गए थे, और वहाँ से ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद सीक्रेसी, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो बेच दी जाती थी इंटरनेट के जरिए, या फिर हैक हो जाती थी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के जरिए। लीगल जुरिस्डिक्शंस, अब एक स्टेट के अंदर कुछ कानून हैं जो कि उसको रेगुलेट करते हैं, लेकिन क्योंकि इंटरनेट आ गया है, तो वो अगर उस स्टेट में वो करने की इजाज़त नहीं है, तो थ्रू इंटरनेट वो दूसरी स्टेट में किया जा सकता था। वर्चुअल कम्युनिकेशन, और वर्चुअल कम्युनिकेशन के अंदर लीगल राइट्स मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। वर्चुअल कम्युनिकेशन, आप मैसेंजर आ गए, मैसेंजर के ऊपर आप कम्युनिकेशन आना शुरू हो गई, कम्युनिकेशन के साथ साथ आप थ्रेट्स आना शुरू हो गए जी। इसने व्हाट्सएप, अगर मिसाल भी दें, तो जो पाकिस्तान में एक चीज़ मॉनिटर नहीं की जा सकती कि अगर किसी को थ्रेट आता ना, तो उसको ज़्यादातर अफ्रीकन नंबर से व्हाट्सएप पे या किसी और बाहर के नंबर से व्हाट्सएप पे थ्रेट आता है। तो ये बाहर के नंबर से व्हाट्सएप पे थ्रेट आने का मकसद क्या है, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है कि जो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो रही है वो उसको ऑब्जर्व कर सकें, मॉनिटर कर सकें। जो आप वॉइस कॉल करते हैं या जो आप एसएमएस करते हैं, वो आपकी टेलीफोन कंपनीज बफर करके रखती हैं, और जो स्टेट के इदारे हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को जब चाहे देख सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकते।
क्यों नहीं देख सकते जी? व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्शन करता है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन के अंदर एक डिवाइस से जो मैसेज जाएगा तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, और जो रिसीवर है सिर्फ वही उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। ये अलहदा बात है कि इस इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की जो कुछ डिक्रिप्शन कीज़ हैं, वो जो ममालिक हैं जिधर वो व्हाट्सएप ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, जिस तरह की इसराइल, उनके पास है। तो ये डिस्करेज करना चाहिए कि जो हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी पुलिस होगी, हमारे मिलिट्री फोर्सेस होगी, आर्म फोर्सेस होगी, हमारे नेवल फोर्स होगी या एयर फोर्स होगी, वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि वो जितना इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना इजराइली उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये भी जो है ना वर्चुअल कम्युनिकेशन को एक्सप्लॉइट करने वाली बात है, और ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना, जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं और आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वो जो एप्लीकेशन है वो उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक काम करेगी जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है। और उनके मुल्क के कवानीन आप उठा के देखें तो वो कवानीन ये कहते हैं कि जी हम ये इख्तियार रखते हैं कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की निकाल कर पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब कुछ ऐसे इश्यूज आने हैं जो कि फ्यूचर में आएंगे। वो है कन्वर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च, जेनेटिक एंड जीनोमिक रिसर्च। अब जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज होता जा रहा है। मतलब ये कि अब कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आपके लैपटॉप और मोबाइल तक महदूद नहीं रहेगा। कंप्यूटर जो है वो आपकी गाड़ी और आपकी ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर आपके टेलीविज़न और आपके मीडिया को ओवरटेक कर लेगा। फिर अब ये बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि बायो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया जाए। जिस तरह एक है जी न्यूरालिंक, इलॉन मस्क ने कंपनी शुरू की है। न्यूरालिंक ये है कि वो लोग जो डिसेबल्ड हैं, वो हाथ और पाँव से मजदूर हैं, हाथ या पाँव से, तो वो मोबाइल और बेसिक चीज़ों को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो वो किस तरह कर सकते हैं? वो उनके ब्रेन की सर्जरी करते हैं और उनके ब्रेन में एक चिप डाल देते हैं जो कि उनके सोचने पे कीबोर्ड और माउस का काम करती है मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पे। तो इस तरह की अब फर्दर इंटीग्रेशंस होना शुरू हो गई हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड की बहुत सारी ऐसी फील्ड्स में जो कि पहले इंडिपेंडेंट थी कंप्यूटर से। और जैसे-जैसे कंप्यूटर उनमें एंटर होगा तो उसके एथिकल इश्यूज़ आएँगे। तो ये हमारे जो है ना 4th फेज़ ऑफ इश्यूज़ हैं। क्लास हमारा लेक्चर यहाँ पे अब एंड होता है। आप लोगों ने अभी तक जो सवालात ऊपर आइडेंटिफ़ाई किए उसमें से सबसे अहम जो सवाल है वो ये इस स्लाइड पे सवाल है कि राइट 4 फेजेज़ ऑफ साइबर एथिक्स। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आपको पूछ लें, नहीं तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। मुझे और बाकी क्लास वालों और रिश्तेदारों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुश्किल वक्त आप लोगों ने नाउम्मीद नहीं होना। बेशक मोमिन जो है वो नाउम्मीद नहीं होता। तो कल हम इधर से अगली स्लाइड्स पे चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।